नाराज बाबूजी जब घर ससुर बनकर दामाद यहाँ रहने चले गए तो मेघा और मेघुल लोक लाज की वजह से परेशान हो उठे। फिर मेघा ने अपने ही मायके में कुछ ऐसा नज़ारा देखा कि बाबूजी के प्रति अब तक रखे गए अपने उदासीन रवैये पर उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। सब्जी काटती हुई मेघा के कान मेहुल की बातों की ओर लगे हुए थे। वो स्पीकर फोन से पिता पुत्र की बातों को चुपचाप सुन रही थी। उसके ससुर अपनी बेटी सीमा के घर से बोल रहे थे। मेहुल ने तल्ख शब्दों में कहा था, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ पिताजी कि आप घर आ रहे हैं या नहीं। आखिर कब तक दामाद के घर पड़े रहेंगे? अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल कीजिए। भला आज तक किसी ने घर ससुर बनने की बात सुनी है? मुझे तो लगता है कि आपका दिमाग ही चल गया है जो ऐसी बातें करते हैं। नहीं सुनी तो आप सुन लो। और कितनी बार कहूँ कि मैंने घर ससुर बनने का फैसला काफ़ी सोच समझकर किया है। मुझे अपने दामाद के घर ही अच्छा लग रहा है। कम से कम यहाँ एक प्याली चाय के लिए 10 बार कुत्ते की तरह भौंकना नहीं पड़ता। सीमा और किशोर मेरी हर बात का पूरा ख्याल रखते हैं। और सुनो मेहुल, जब वे लोग भी मुझे बोझ समझने लगेंगे तो दिल्ली का आशीर्वाद सीनियर सिटीजन्स होम तो है ही मुझे जैसे उपेक्षित और बोझ बन चुके बूढ़े के लिए। इसलिए तुम लोग अब मेरी चिंता मत करो। मेघा के ससुर रुद्र प्रताप सिंह बोले। जवाब में मेहुल कुछ और विषम मन करता हुआ बोला, तो फिर बने रहिए घर ससुर और दामाद के हाथों अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाते रहिए। मेघा को अपने ससुर के कहे शब्द स्पष्ट सुनाई पड़े। हाँ हाँ, अपना आत्मसम्मान खोकर बेइज्जत बाप बने रहने से कहीं बेहतर है कि मैं इज्जतदार घर ससुर ही बन जाऊं। और इसी के साथ उन्होंने फ़ोन पटक कर अपनी नाराज़गी जाहिर की तो मेहुल ने भी गुस्से में स्पीकर का स्विच बंद कर दिया। मेघा को अपने आप पर ग्लानि हो आई। सोचने लगी कि उसके मायके में जब लोगों को पता चलेगा कि उसकी और मेहुल की लापरवाही के चलते उसके ससुर को बेटी के घर जाना पड़ा तो मायके के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? उसकी भाभियां क्या माँ को ताना मारने का ऐसा सुनहरा अवसर हाथ से जाने देंगी? नहीं नहीं, किसी भी तरह रिश्तेदारों को यह खबर होने से पहले उसे अपने ससुर को मनाकर वापस लाना ही पड़ेगा। इस बारे में पहले मेहुल से बात करनी होगी। यह सोचकर मेघा ने मेहुल से कहा, देखो, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आखिर वो तुम्हारे पिताजी हैं और उन्होंने तुमको 2 बातें कह भी दी तो क्या हुआ? तुम्हें चुप रहना था, थोड़ा सा सह लेते और उनसे नरमी से पेश आते तो यूँ बात का बतंगड़ नहीं बनता। हाँ हाँ, अब तो तुम भली बनने का नाटक करोगी ही, लेकिन तब एक वृद्ध व्यक्ति को समय पर खाना और चाय नाश्ता देने में तुम्हारी नानी मरती थी। उस पर रात दिन बाबूजी की शिकायत कर करके तुम ही ने मेरा जीना हराम कर रखा था। अब भी तुम्हें बाबूजी के जाने का दुख नहीं है, बल्कि उनके साथ पेंशन के 10,000 रुपये जाने का गम सता रहा है। इस तरह मेहुल ने सारा दोष मेघा के सिर पर मढ़ दिया तो वो तिलमिला उठी और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली,
तो तुम भी कौन सा बाबूजी की याद में तड़प रहे हो? अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम्हें बाबूजी के रुपयों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहुल को जब मेघा ने उल्टा आईना दिखाया तो वो खामोश हो गया। फिर कुछ नरमी से बोला, खैर, जो हो गया सो हो गया। अब इस पर बहस करके क्या फ़ायदा। सोचो कि उन्हें कैसे बुलाया जाए, क्योंकि जितना मैं उन्हें जानता हूँ वह खुद आने वाले नहीं हैं। अभी तो वो सीमा के घर हैं, पर जहाँ कहीं उनके आत्मसम्मान को जरा सी भी ठेस पहुँची तो वो आशीर्वाद सीनियर सिटीजन्स होम जाने में एक पल की भी देर नहीं लगाएंगे। उसके बाद वहाँ से वो शायद ही वापस आए। तुम कहो तो मैं बात करके देखती हूँ, मेघा बोली। अब गलती हमने की है तो उसे सुधारने की कोशिश भी हमें ही करनी पड़ेगी। पिताजी हैं, नहीं रहने दो। महल बोला, बाबूजी को गए महीना भर तो हो ही गया है। अब हफ्ते भर बाद ही बच्चों की क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली हैं। हम सब जाकर बाबूजी को मनाकर आदर के साथ ले आएंगे। यह सब सुनकर हुर्रे कहते हुए रानी और फनी पर्दे के पीछे से निकल आए, जो मम्मी पापा की ऊंची आवाज़ सुनकर वहां आ गए थे। माँ, सच में दादाजी हमारे पास वापस आ जाएंगे? दोनों बच्चे खुशी से उछलते हुए एक स्वर में बोले, हाँ बेटे, वो ज़रूर आ जाएंगे। हम सब मिलकर उन्हें लेने जाएंगे। मेघा भीगे स्वर में बोली तो महल के चेहरे पर भी स्नेहित मुस्कान आ गई। बच्चों की छुट्टियां शुरू होने पर वे अपनी कार से बाबूजी को लेने निकल पड़े। मेहुल ने घर छोड़ने से पहले फ़ोन पर सीमा से यह पूछ लिया था कि बाबूजी घर पर हैं कि नहीं, और उनका कहीं जाने का कार्यक्रम तो नहीं है। सच है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साथ रहने वाले अपनों के महत्व को समझ नहीं पाते, पर किसी कारण से जब वही अपने दूर चले जाते हैं तब उनकी कमी शिद्दत से महसूस करते हैं। यही हाल मेहुल और मेघा का था। जब तक बाबूजी साथ रहते थे उन्हें हर समय ऐसा लगता था कि बाबूजी बेवजह उनके कामों में टोका टाकी करते हैं, बच्चों से गैर ज़रूरी बातें करके उनका समय बर्बाद करते हैं। बाबूजी ने सब पर ही एक तरह से अंकुश लगा रखा था। ऐसा लगता था मानो उनकी आज़ादी खत्म हो गई थी। बाबूजी कहते कि जीवन में कुछ बनने के लिए अपने बच्चों में अनुशासन का बीजारोपण करने के लिए खुद को अनुशासित रहकर आचरण करना पड़ता है। तभी बच्चे भी हमें अपना आदर्श मानकर हमसे कुछ सीख पाते हैं। तब मेघा और मेहुल को उनकी ये बातें कोरी बकवास लगा करती थी, किंतु आज उन्हें बाबूजी की कही एक एक बात में सच्चाई का आभास हो रहा है। बाबूजी से हर महीने उनकी पेंशन को लेना तो उन्हें याद रहा, या यूँ कहें कि अपना अधिकार तो उन्हें याद रहा, पर फर्ज निभाने से वो चूक गए थे। अपनी सहेलियों के साथ गप लड़ाते हुए मेघा अक्सर भूल जाती कि बाबूजी चाय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वो शुगर के मरीज हैं, पर उनके लिए ही दिए पैसों से शुगर फ्री खरीदने में
उन्हें पैसों की बर्बादी लगती थी। मेहुल ने भी कभी यह नहीं सोचा कि वृद्ध पिता को उससे भी कुछ उम्मीदें हो सकती हैं। 2 घड़ी मेहुल से बात करने को वो तरस जाते, पर उसको इसकी कोई परवाह नहीं थी। बाबूजी ने तो मेहुल के बड़ा होते ही उसे अपना मित्र बना लिया था, पर वही कभी उनका दोस्त नहीं बन पाया। अचानक गाड़ी घर घर कर हिचकोले खाकर रुक गई। यह तो अच्छा हुआ कि पास ही में एक मोटर गैराज थी। धक्के देकर गाड़ी को वहां तक ले जाया गया। मैकेनिक ने जांच करने के बाद बताया कि ब्रेक पाइप फट गया है और उसे ठीक करने में कम से कम 1 दिन तो लगेगा ही। क्योंकि यह एक इत्तेफाक था कि हादसा मेघा के मायके वाले शहर में हुआ था, इसलिए कोई उपाय न देख उन्होंने गाड़ी ठीक होने तक मेघा के मायके में रुकने का फैसला लिया। एक टैक्सी कर मेहुल अपने परिवार को लेकर ससुराल की ओर चल पड़ा। उन्हें अचानक आया देखकर सभी बहुत खुश हुए। मेघा के परिवार में मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभियां थीं। बड़े भैया के 2 जुड़वा बेटे जय और लय तथा छोटे भैया की एक बेटी स्वीटी थी। बच्चों में उम्र का ज़्यादा फासला नहीं था, इसलिए जल्दी ही वे एक दूसरे से घुल मिल गए और हुड़दंग मचाने लगे। माँ बाबूजी के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद मेघा मेहुल को वहीं छोड़कर रसोई की ओर चल पड़ी, जहां उसकी दोनों भाभियां रात के खाने की तैयारी में जुटी थीं। मेघा ने भाभियों का हाथ बटाना चाहा, पर उन्होंने उसका मन रखने के लिए चावल बीनने की थाली पकड़ा दी और वही रसोई के बाहर पड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। मेघा ने देखा कि उसकी भाभियां ने बातों बातों में कितने सारे पकवान बना दिए। वे जब 2 तरह की सब्जियां बना रही थी, तब मेघा ने पूछ लिया कि भाभी, ये कम तेल मसाले की सब्जी किसके लिए बना रही हो? तो बड़ी भाभी ने कहा कि मम्मी पापा बहुत सी खाने की चीज़ों में परहेज करते हैं। उनकी उस उम्र देखते हुए उनके लिए थोड़ा अलग से बनाना पड़ता है, पर माँ बाबूजी को तो कोई बीमारी नहीं है, फिर उनके लिए आप लोग इतना झंझट क्यों कर रही हैं? मेघा ने पूछा। जवाब छोटी भाभी ने दिया, तो क्या हुआ, बुजुर्ग लोग हैं, परहेज करते हैं, तभी तो उनका स्वास्थ्य अच्छा है, फिर उनके लिए कुछ करने में कष्ट कैसा? यह तो हमारा फर्ज है। वैसे भी तुम जितना अपने ससुर के लिए करती हो, उस हिसाब से हम तो कुछ भी नहीं करते। मैंने क्या किया और आपको कैसे पता चला? मेघा कुछ असमंजस भरे स्वर में बोली। अब रहने भी दो दीदी। बड़ी भाभी हंसती हुई बोली, ज़्यादा बनो मत, कल ही तो तुम्हारे ससुर जी का फ़ोन आया था, उन्होंने ही तुम्हारे और महल के बारे में हमें सब कुछ बताया। मेघा के मन में जाने कैसे कैसे विचार और संदेश सिर उठाने लगे कि बाबूजी ने जरूर उनकी शिकायत की होगी और इसलिए भाभियां उसे क्यों ताना मार रही हैं। पर मन का संशय प्रकट ना कर मेघा बोली, क्या बताया बाबूजी ने? क्या वो हमसे नाराज हैं? भला क्यों नाराज होंगे? वो तो तुम्हारी और मेहुल की बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे
कि बहू तो ऐसी है कि किसी चीज़ के लिए मेरे मुंह खोलने से पहले ही वो समझ जाती है कि मुझे क्या चाहिए। पता नहीं भाभी और क्या क्या कहती रहीं मेघा को, और कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारने लगी कि अपनी नासमझी की वजह से उसने कभी बाबूजी की परवाह नहीं की। अपनी सुविधा अनुसार इस बात का ख्याल किए बगैर कि वो खाना बाबूजी के स्वास्थ्य के लिए उचित है या नहीं, वो कुछ भी उनके सामने रख देती थी। और शुरुआत में एक दो बार बाबूजी ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की थी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजतन उनकी तबीयत आए दिन खराब हो जाती थी। एक उसकी भाभियां हैं जो उसके स्वस्थ माता पिता का कितना ध्यान रखती हैं, और एक वो है दूसरी ओर बाबूजी हैं कि इतना होने के पर भी मायके में उसकी किसी से शिकायत न कर तारीफ की। पश्चाताप की आग में जलती हुई उसकी भावनाएं आंसुओं के रूप में आंखों से छलकने लगी। वो मन ही मन प्रतिज्ञा करने लगी कि अब आगे से वो कभी भी बाबूजी को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। उधर मेहुल भी मेघा के भाइयों का अपने माता पिता के साथ व्यवहार देखकर ग्लानि से भरा जा रहा था। मेघा के दोनों भाई अपना खुद का कारोबार संभालते थे। दोनों ने घर आकर उस दिन की बिक्री से प्राप्त रुपयों से अपने पिताजी को अवगत कराया। हालांकि उन्होंने किसी से भी रुपयों का ब्यौरा देने के लिए नहीं कहा था। कुछ देर पास बैठ पिता पुत्र ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। फिर वे लोग मेहुल के साथ व्यस्त हो गए। मेहुल मन ही मन सोच रहा था कि वो तो अपने पिता का इकलौता पुत्र है, इसलिए उसे तो उनकी हर बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है। माँ के गुजर जाने के बाद वो अपनी बात कहते भी तो किससे? वो क्यों नहीं अब तक अपने पिता के मन की पीड़ा को समझ पाया। अब से वो बाबूजी की पेंशन के रुपयों को हाथ भी नहीं लगाएगा, बल्कि उनकी ज़रूरतों को अपने कमाए हुए से पूरी करेगा। अगले दिन गाड़ी ठीक होकर घर आ गई, पर मेघा के घर वालों ने जिद करके उन्हें 2 दिन और रोक लिया। इस दौरान मेहुल ने मेघा के भाइयों का अपने माता पिता के साथ बातचीत और व्यवहार को देखकर पहली बार जाना कि बुजुर्गों के अनुभव से कैसे लाभ उठाया जा सकता है। बच्चे कैसे दादा दादी की वजह से अपने पारिवारिक इतिहास को जानते हैं तथा अपनी संस्कृति और रिश्तों की जड़ों से जुड़ते हैं। हमारे बुजुर्ग ही तो इन सारी चीज़ों की मूल जड़ होते हैं। हम तो बस शाखा मात्र होते हैं। यदि मूल जड़ को ही काट कर फेंक दिया जाए तो गृहस्थी का वृक्ष कैसे फल फूल सकता है। जब से मेघा और मेहुल बच्चों सहित बाबूजी को लेने निकले तो उन दोनों के सामने अपना ध्येय बिल्कुल साफ हो गया। उन्हें विश्वास था कि उनकी नादानी को माफ कर बाबूजी अवश्य उनके साथ वापस अपने घर आ जाएंगे। भूला हुआ जैसा भला उन जैसा स्वाभिमान व्यक्ति कभी घर ससुर बनकर थोड़े ही रह सकता है। ये सब तो उन्हें सबक सिखाने के लिए बाबूजी ने कहा होगा। इस विश्वास के साथ वे खुशी मन से अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। उस मंजिल की ओर
जहाँ उसके पिता घर ससुर बनकर रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी घर ससुर बनने की। जैसे घर दामाद बनते हैं, घर जमाई बनते हैं, वैसे ही घर ससुर। तो दोस्तों इतना कठोर कदम हमारे बुजुर्ग ना उठा लें, इस बात का ध्यान रखना भी हमारा फर्ज है। तो ये कहानी हमें यही शिक्षा देती कि हमें अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।